ये बेसिकली खुराक की नाली है ठीक। जो कि आपके गले से शुरू हो रही है और मैदा जहाँ पे होता है मैदे को जाके मिल जाती है। ठीक है सर, हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा, ये मैं वैसे ही आपसे एक मेरे ज़हन में सवाल आया, वो ना सर अपनी ये जो आंती शांति हैं ये बंद करवा लेते हैं, मतलब वो टमी टक टाइप होता है। जो खुराक वाली नाली है इसके दो तरह के कैंसर होते हैं, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो ज्यादा कॉमन होता है और एक रेटिनो कार्सिनोमा। अटेंडेंट्स जोर दे रहे होते हैं कि जी प्लीज इनको ना बताइएगा, ठीक है, मरीज को ना बताइएगा कि आपको ये है, वो परेशान हो जाएंगे। अल्टीमेटली ही इज द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस मेस। कभी कभी वो इसी तरह की बात होती है, उन्होंने कहा ये बंदे की डेथ होगी तो उन्होंने कहा जाके यार उसकी बीवी को कौन बताएगा, तो वो उनका नाम हमीद साहब था, तो उन्होंने ज्यादा गिड़गिड़ा दी हमीद साहब की बेवा से मैंने बात करनी। एसोफेगस के कैंसर के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेट लॉस। इसमें बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है एज कंपेयर टू अदर कैंसर। सर्जरी में वही तरीका है कि हमने जहाँ पे कैंसर होता है वो वाले पार्ट को निकालना होता है। Okay. और खुराक वाली नाली को हमने मैदे के साथ मिलाना होता है। तो बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि जी हमारे जमाने में नहीं था, होता बिल्कुल था, लेकिन तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हम उसको डायग्नोज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई कोई के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर वजाहत और डॉक्टर दानियाल। हम पिछले एपिसोड में हमने एक जो सीरीज स्टार्ट की है वो कैंसर्स की है और हम आपके साथ कैंसर्स, डिफरेंट टाइप के कैंसर्स जो हैं हम आपके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं कि होते कैसे हैं, उनकी प्रिवेंशन क्या है, उनका फॉलोअप कैसे होता है। आप लोगों के मैसेजेस का बहुत शुक्रिया, कुछ इनबॉक्स में भी बहुत से मैसेजेस हमें आए, लेकिन एक मैसेज जो बहुत ज्यादा हमारी तवज्जो का मरकज बना और वो था डॉक्टर साहब कीमो का, कि कीमो के बाद हमारी जो बाल हैं वो आ जाते हैं या नहीं। तो हम इंशाल्लाह आपको अपनी गुफ्तगू में हम आपसे ये भी आपके सवाल का जवाब दे देंगे। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कोलन की और रेक्टम कैंसर की। आज हम आ रहे हैं इसोफेगस ये कहा जाता है, ठीक है जी। पहले में हमने कहा था कि खाना निकलता कहां से है और आज हम बात कर रहे हैं कि खाना जाता कहां से है, तो ये इन दोनों के ऊपर हमने बात करनी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर दानियाल सर। कहां यहां पे अब इसके ऊपर हम बात करें इसोफेगस के ऊपर, तो ये क्या होता है सर? एक तो असल में उर्दू में इसको क्या कहते हैं और कैसे ये कैंसर होता है, वो प्लीज सर ओवर टू यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि हमारे लोगों के लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि एसोफेगस है क्या। जी बिल्कुल, अंग्रेजी में तो बड़ा अच्छा नाम लगता है सर, दैट्स बड़ा प्रोनाउंस करते हुए बड़ा अच्छा लगा, आपने मुझे उसकी सही प्रोनाउंसिएशन बताई, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जी। ये बेसिकली खुराक की नाली है जो कि आपके गले से शुरू हो रही है और मैदा जहाँ पे होता है मैदे को जाके मिल जाती है। ठीक है, तो अभी जो आज हम जिस कैंसर की बात करेंगे वो खुराक की नाली का कैंसर है। ओके ठीक है, तो ये क्या है सर? खुराक की नाली में क्या फंस जाता है जाके खाना, या क्या है, खाना नहीं खाया जाता या पेट भरा हुआ लगता है, क्या चीज होती है सर? आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब सिम्टम्स यही होते हैं जो पेशेंट को फील होते हैं कि खाना निकलती दफा प्रॉब्लम होती है, निकला नहीं जाता, कहीं पे उनको लगता है फंस गया है। ओके, इसके अलावा पेशेंट को रीगर्ज होता है, खाना खाया हुआ वापस आ जाता है, पेन हो जाती है उसी जगह जहाँ पे खाना फंसता है, ओडिनोफेजिया उसको कहते हैं, पेन हो जाता है। ये क्या होता है सर, ये वाला वर्ड जो सर डॉक्टर साहब आपने बोला इसको? हाँ जी हाँ, क्या होता है सर? ये होता है इसका अगर आप लिटिल मीनिंग है तो वो है पेनफुल डेग्लूटेशन, कि आप जब सर मेरे जैसा बंदा जब आप कुछ खा रहे हैं जिस समय और आप खाना खाते हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो आराम से नीचे चला जाता है। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर जब वो कैंसर वाली जगह से खाना गुजर होता है तो पेन होती है, तो जब वो निगलते हैं खाना अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोसेस पेनफुल हो जाता है। ठीक, अब सर हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा, ये मैं वैसे ही आपसे एक मेरे ज़हन में सवाल आया, वो ना सर अपनी ये जो आंती शांति हैं ये बंद करवा लेते हैं, मतलब वो टमी टक टाइप होता है कि आपने खाना ही कम खाना है, आपको 2 चम्मच खाएंगे आपको मिल जाएगा, ये वाली चीज भी ठीक होती है सर? ऐसी मैंने पूछा। बैरिएट्रिक सर्जरी में ये बिल्कुल आजकल हो रहा है, ये होता है। अभी हम तो बात करें एसोफेगस की, ये है स्टमक। अच्छा, ये अभी स्टमक तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास जब यहाँ पे हमने बात की थी लोगों की जो फैमिली आपके साथ किस तरह से ट्रीट करें, अब इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है इस डिजीज को ओवरकम करने के लिए या इस डिजीज को क्योर करने के लिए? इस डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को फिजिकली हमने बिल्डअप करना होता है। जैसे डॉक्टर वजाहत ने बोला है कि पेशेंट खाना नहीं खाता है, वेट लॉस होता है,
पेशेंट जिसमें 10-20 केजी वेट उसका लूज हुआ हो, पेशेंट एमेसिएटेड हो, Emaciated. मतलब पेशेंट का बहुत ज्यादा मतलब उसके सारे फैट्स मसल सब खत्म हो गए, बोन टू स्किन, हाँ मतलब स्किन वाली, फैट और मसल खत्म हो गया, सिर्फ स्किन और बोन रह गई। ओह अच्छा ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम किसी किस्म की ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। हाँ वो जब तक उनको खाना नहीं मिलेगा तो बिल्डअप करना, ठीक है। तो उस बिल्डअप के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। हम इसी तरह कैमरा डाल के मैदे में ट्यूब डाल देते हैं कि पेशेंट उससे खाता रहे, कोई ऑपरेशन करके ट्यूब डाल देते हैं किसी आंत में कि पेशेंट उसके जरिए खाना खाता रहे। और सर इसमें जो लिक्विड डाइट होती है मोस्टली, फॉर एग्जांपल हम सूप्स हैं या जूसेस हैं, ये वाले उनको दिया जा सकते हैं लोग, दिए जा सकते हैं, मगर बाद अगर वो यही है कि अगर उनको शुगर या वो बाकी और उनका अगर कैंसर आपका और एडवांस हो गया तो आप लिक्विड भी नहीं ले सकते। ओह अच्छा। बाद में थूक निकलना भी मुश्किल हो जाता है मरीज को। एक वो जिस तरह हमने बात किया कि ज़ाहिर एक पहले दिन तो नहीं हो जाएगा, एग्जैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बंद होना शुरू होगा। पहले सॉलिड्स जाने में तंगी होगी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सेमी सॉलिड्स जो हैं वो भी बंद होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड्स भी बंद हो जाएंगे। तो ये एक पूरा एक टाइम पीरियड है। और अगेन जो हम हर दफा एम्फेसाइज करते हैं अपने मालिक से। बजाय इसके कि आप उस टाइम पे हैं जब आपका थूक भी नहीं जा रहा और आपका 20 किलो वजन कम हो गया, अगर आप उस टाइम पे हैं कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और वेट लॉस अभी उतना नहीं हुआ, तो उसका प्रोग्नोसिस का मतलब है कि डिजीज के बाद का जो सारा टाइम पीरियड है और उसकी रिकवरी है वो बेहतर हो सकता है अगर टाइमली पेशेंट प्रेजेंट करे। एक और चीज डॉक्टर साहब जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझा हूं आप दोनों की, वो ये है कि बहुत से लोग जिनकी अगर जेनेटिक्स में ये बात है कि आपको कैंसर है, तो उनको अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना है और उनको गाहे बगाहे अपना डायग्नोसिस या अपने इसी तरह के टेस्ट करवाते रहना चाहिए कि जिन टेस्ट के ऊपर उनको अंदाजा रहे कि वो ठीक है या नहीं। ऐसे ही है सर? ऐसे ही जो स्क्रीनिंग की बात हमने पिछले एपिसोड में की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात है, अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है, फैमिली में कैंसर हो रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए। ठीक है। टाइम टाइम। तो हाउ दिस डिजीज इज ट्रीटेड? वही बात है कि ऑलमोस्ट लाइक ऑल द कैंसर्स ये मल्टी मोडेलिटी है, मतलब कि ये सिर्फ सर्जरी नहीं है, उसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो खुराक वाली नाली है इसके दो तरह के कैंसर होते हैं, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो ज्यादा कॉमन होता है और एक एडिनोकार्सिनोमा। ये दो टाइप के हैं। इनमें से एक जो स्क्वेमस होता है जो ऊपर वाली खुराक की नाली का होता है, वो कीमो रेडियो से कंप्लीट रिस्पॉन्स भी उसमें हो सकता है, बिल्कुल भी जा सकता है। और जो नीचे वाला है उसका रिस्पॉन्स इतना नहीं होता है, और उसके लिए वही वाली बात है कि हमें कीमोथेरेपी भी पहले देनी होती है, फिर ऑपरेशन करना होता है, फिर दोबारा कीमोथेरेपी जो कुछ बकाया रह जाती है वर्ड में भी देना होता है, जिसको एडजुवेंट कहते हैं। एक डॉक्टर साहब मुझे वैसे ही एक सवाल अभी बैठे बैठे ज़हन में आया कि आप अगर किसी को डायग्नोज करते हैं ऑन दैट बेसिस कि दैट पर्सन हैज कैंसर, that's the most I think the difficult part of a doctor, Yes. rather than कि I'm sorry वो नहीं रहे, say this is more difficult, that is more difficult. So उसको कैसे आप शुगर कोट करके बताया जाता है या आप सिर्फ उनको वैसे ही बता देते हैं? तो I'll have both of your takes on this. कि पेशेंट को बताना चाहिए, बट वही वाली बात है शुगर कोट करके, कैंसर है बट दिस इज ट्रीटेबल। Okay. अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, ट्रीट करेंगे तो आप 10 साल रह लेंगे, ठीक है, कैंसर फ्री भी आप हो सकते हैं। तो पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है कि इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक, तो ऐसे ही है डॉक्टर साहब आपके साथ? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं बहुत दफा अपने क्लिनिक्स पे अटेंडेंट्स के साथ लड़ रहा होता हूँ इस बात पे कि अटेंडेंट्स जोर दे रहे होते हैं कि जी प्लीज इनको ना बताइएगा, ठीक है, मरीज को ना बताइएगा कि आपको ये है, वो परेशान हो जाएंगे। मैं उसका जवाब इस तरीके से देता हूं कि अल्टीमेटली ही इज द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस मेस। ठीक है, उसको पता होगा तो क्या मैग्नीट्यूड है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेगा, वो अपनी हिम्मत पैदा कर लेगा। अगर आप उसको बताएं ही ना कि आपको ये है और आप उसको कुछ और कह के कोई और बीमारी का प्रोसेस बता के ट्रीट करते जाएं, तो अल्टीमेटली तो उसको पता चलना है। जब उसको पता चलेगा तो वो फिर उसके लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। तो पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट राइट किसी भी डिजीज प्रोसेस का जानने का वो मरीज खुद है। और एक और बड़ी मजेदार बात है कि सर आप मरीज को ना बताएं, अब उसको ये नहीं बताया कि कैंसर नहीं है, और उसके बाद जब वो उसको पता लग जाए तो उन्होंने कहा तेरियां दवाइयां ने डॉक्टर मैनू है क्या, तो ये भी आपकी चीजें जो हैं इस तरह से भी बन सकती हैं। बिल्कुल, और आपने मरीज के बहुत से किस्म के इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, वही जैसे एंडोस्कोपी की बात होगी, कैमरे वाला टेस्ट, सीटी स्कैन है, ब्लड टेस्ट है, पेशेंट को बिल्डअप करेंगे, उसमें
खुराक की नालियां जो डालने की बात हुई थी, तो सब कुछ जब आपने पेशेंट के साथ करना है तो पेशेंट को बताना तो बहुत जरूरी है। बताने के तरीके फर्क हो सकते हैं और उसको आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं, आप उनको किसी की मौजूदगी में बता सकते हैं, आप उसको अकेले में बता सकते हैं। ये वो चीजें जिन पे डिस्कशन हो सकती है। नहीं सर, कभी कभी वो इसी तरह की बात होती है। उन्होंने कहा ये बंदे की डेथ होगी तो उन्होंने कहा जाके यार उसकी बीवी को कौन बताएगा, तो वो उनका नाम हमीद साहब था, तो उन्होंने ज्यादा गड़गड़ाती हमीद साहब की बेवा से मेरे बात करनी तो वो अगर इसी तरह की क्वेश्चन आंसर अगर होंगे तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। मुझे बताने का माहौल कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस किस बंदे को मौजूद होना चाहिए, ठीक है, या मरीज ने अकेले सुनना है, ये वो बातें हैं जो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपने एकदम से बता देना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है, वो हर पेशेंट की जो रिसीविंग पावर है और उसका जो मेंटल स्टेटस है उसके हिसाब से डिफर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मरीज को बताना जरूरी है। हमने जिस तरह बात की थी रेक्टम और कोलन के कैंसर की, तो हम बात की थी कि बैलेंस डाइट की, जिसकी वजह से बहुत सी जो हैं वो ट्रिगर कर जाती हैं। सो आप इस बीमारी में या इस कैंसर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से बचना चाहिए या जिनसे पता लगता है कि इस वाले कैंसर की तरफ जा रहे हैं? जो भी पहली बात तो बता दी कि खाना निगलते हुए दर्द होना, वो तो एक है, उसके अलावा क्या होगा सर? तो वही वाली बात यहाँ पे भी है कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइट बैलेंस होनी चाहिए। स्मोक फूड की वजह से ये वाले कैंसर्स होते हैं। वही विटामिन्स, मिनरल, फ्रूट्स की कमी हो आपकी डाइट में, उसकी वजह से इसका रिस्क बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर आपको कभी लाइफ में कभी रेडिएशंस मिली हो, उन रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। और हमारे अवाम में क्या होती है लोगों में कि रिफ्लक्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, खट्टा पानी मुंह में आ रहा है जिसके लिए वो ट्रीटमेंट्स लेते हैं, काफी लॉन्ग स्टैंडिंग है रिफ्लक्स। उसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम पैरेट्स एसोफेगस कहते हैं। तो उसमें बेसिकली वहां पे जो एपिथेलियम होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा। फर्दर जब चेंज होने के बाद अगला स्टेप उसमें क्या होता है कि डिस्प्लेजिया हो जाता है और फिर कैंसर डेवलप हो जाता है। थोड़ा सा मैं प्लीज आसान अल्फाज में उसमें ऐसे है कि जो आपका जो मैदा है, हमें सारों को पता है कि उसमें तेजाब, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उस तेजाब को बर्दाश्त करने के लिए बना है। ओके, ठीक है, वो इतना आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग है कि वो तेजाब मैदे की दीवार को कुछ नहीं कहता। लेकिन वही तेजाब जब ऊपर आपकी खुराक की नाली में आने लग जाए, तेजाबियत की वजह से, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, तो आपकी जो खुराक की नाली है वो इस चीज के लिए उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। फिर जब वो एक लंबे अरसे तक उस तेजाब को फेस करती रहती है तो वो अपने अंदर खुद से ही कुदरती तौर पे उसके अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं उसको फाइट करने के लिए। और वो जब तब्दीली आती है तो तब्दीली आने से अगला स्टेप जो होता है वो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक होम मैसेज कि अगर आपको तेजाबियत या तेजाब के ऊपर आने की बीमारी है तो उसको आपको सिर्फ दवाइयों से मैनेज नहीं करते रहना, उसमें आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि क्या वो हमारी जो खुराक की नाली की अंदरूनी दीवार है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो तब्दीली आना इज द फर्स्ट स्टेप। इससे आगे फिर कैंसर के चांसेस जी। बहुत से लोग हैं जो जिनको तेजाबियत होती है और वो तेजाबियत के बाद वो माशाल्लाह कोई स्प्राइट पी लेते हैं या सोडा पी लेते हैं या कोला पी लेते हैं, उन्होंने कहा यार मैंने ठीक और मैंने हाँ ये एग्जैक्टली कि मैंने ठीक हो जाएगा मैं, तो इस तरह उससे ठीक वो नहीं हो रहे होते। एक और चीज इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये भी रिस्क फैक्टर है। और स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों 44 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं इस कैंसर के रिस्क को। अच्छा सर, तो इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। ओके, मतलब अगर ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, अच्छा, और अल्कोहल अगर साथ में हो तो ये मेरा ख्याल है कि अगर बहुत से लोग जो हैं जो अगर स्मोकिंग और अल्कोहल इकट्ठे इनटेक हो रही होती है तो हर जगह पे इस तरह की चीजें हैं सर। और आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है उनमें भी सर इस तरह का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आपको ये बोतल और ये जो आपको सिगरेट है ये आपको हर जगह पे मिल जाती है और हर एज का बच्चा जो है वो लेके जा रहा होता है। तो आई थिंक कि लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूं। एक्चुअली हमने कॉजेस तो बात कर ली, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बताना जरूरी है कि अगर आपको खाने पीने में दुश्वारी है या आपको तेजाबियत है या ओडाइनोफेजिया, आपको तकलीफ हो रही है या खाना पचने की आपको फीलिंग आ रही है, उसके साथ अब नेचुरल सी बात है कि जब आप खाना फिर होता क्या कि फिर पेशेंट
खाना खाता नहीं डर की वजह से, ठीक है, और इंटेक कम होता है। और एसोफेगस के कैंसर के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेट लॉस। इसमें बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है एज कंपेयर टू अदर कैंसर्स, जो हमने कोलन की पिछले एपिसोड में बात की थी। आमतौर पे एसोफेगस के कैंसर वाले मरीज जब हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उनका वेट लॉस बहुत ड्रास्टिक होता है एज कंपेयर टू बाकी जो जगह हैं। अच्छा सर, ये वेट लॉस का जो होना है तमाम कैंसर्स के अंदर, ये क्या एक मेजर फैक्टर है जो सब लोगों को इसका अंदाजा हो सकता है? फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम सर हमें शुगर के अंदर ये देखा जाता है कि कोई वेट लॉस हो रहा होता है, लेकिन उसके अलावा इस कैंसर्स के ऊपर भी अगर कहीं आप खा बहुत ज्यादा रहे हैं और फिर भी वेट लॉस हो रहा है तो इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, कैंसर बेसिकली सिस्टमिक डिजीज जब स्टार्ट हो जाती है तो उसमें एनोरेक्सिया भी पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है, खाने को दिल नहीं करता है। एनोरेक्सिया का मतलब है भूख का ना भूख नहीं लगती। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आप मेरी बात समझ गए हैं सर। अब आपको अंदाजा हो गया है कि कौन से अल्फाज हैं जो मुझे समझ नहीं आएंगे, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। जी सर। पेशेंट को भूख लगना कम हो जाती है और पेशेंट का वेट भी कम होने लग जाता है। वही एसोफेगस में स्पेसिफिकली है कि पेशेंट पेन की वजह से, दर्द की वजह से और निगलने में प्रॉब्लम होती है, खाना भी कम खाता है। ठीक है सर। अब इनमें से अगर हम बात की जाए कि मरीज जब आपके पास आता है तो आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं, उनको क्या क्या चीजें, उनको कौन से टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें बनती हैं? ठीक है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए हमें अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी होती है। अपर जीआई एंडोस्कोपी। जीआई एंडोस्कोपी क्या है सर? इसका मतलब वही जो हमने पहले कैमरे वाला टेस्ट, और ये ऊपर इधर से जाना है, वो वाला नीचे से जाता है, ये वाला ऊपर से आता है। सर इतना मुझे समझ आ गया जी। खुराक की नाली, मैदा और आंत को देख सकते हैं। ओके डन, ठीक है। तो उसमें अगर हमें वही कहीं पे लगे कहीं ट्यूमर है या हमें कोई सस्पिशियस एरिया मिले तो हम उसकी बायोप्सी ले लेते हैं, बायोप्सी पे डायग्नोज। अच्छा सर, मुझे एक चीज, दोनों डॉक्टर साहबान बैठे हैं, अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है और जो जिस तरीके से आप कैमरों की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी जो डायग्नोसिस है इट हैज बिकम मच मोर बेटर। और हमारी जो आपका जो एक रेट है ऑफ, मेरा ख्याल है कि जो जिंदगी का भी बढ़ने का रेट जो है वो भी मेरा ख्याल इन चीजों से ज्यादा हो गया है। बिल्कुल ठीक है सिर्फ सब, ये एक बड़ी कॉमन डिस्कशन है जो कि हमें सुनने को मिलती है। स्पेशली आपने भी अपने बड़ों से सुना होगा कि पिछले जमाने में ये बीमारियां नहीं थी। मैं उसको इस तरीके से जवाब देता हूँ कि बीमारियां थी लेकिन वो डायग्नोज नहीं होती। अब डायग्नोज होने, किसी की मौत हो गई, हमें नहीं पता किस वजह से हुई है, और अब चूंकि हमारे पास नई नई चीजें आ गई हैं हम उनको डायग्नोज कर लेते हैं। तो अब वो बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि हमारे जमाने में नहीं था, होता बिल्कुल था लेकिन तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हम उसको डायग्नोज कर सकें। नहीं जी, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही जी। हमारे वालिदैन भी यही बात कहते थे कि हमारे जमाने में तो ये सारी खुराफात इस तरह की नहीं होती थी। अल्टीमेटली वही है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो आपको जो चीज का नहीं पता है आप बहुत आसानी से आप उन चीजों को लेकर चल सकते हैं। अच्छा सर, अब कीमो रेडियो आपने बात की, लेकिन इसकी अब सर्जरी अगर आप करते हैं तो वो कैसे होती है? ठीक है, सर्जरी में वही तरीका है कि हमने जहाँ पे कैंसर होता है वो वाले पार्ट को निकालना होता है। और खुराक वाली नाली को हमने मैदे के साथ मिलाना होता है ताकि वो जो नॉर्मल एक पैसेज है वो दोबारा से बहाल हो जाए। तो इसके तरीके वही हैं कि ओपन सर्जरी हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी आसान होती है सर, या किसके आपके लिए एज अ डॉक्टर कौन सी चीज आसान? से कि आजकल लोग ट्रेन हो रहे हैं लेप्रोस्कोपी में। ठीक है, वही वाली मैंने आपको पहले भी पिछले एपिसोड में बताया था कि उसमें हमारे लिए क्या फायदा होता है कि हमें देखने में आसानी होती है, एक मैग्नीफाइड व्यू मिल जाता है, आपको चीज बड़ी दिखाई देगी बजाय इसके कि आपको अपनी आंख से देखे आपको कैमरा बड़ी चीज दिखाई दे। हाँ जी, और कैमरा से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो मास्टर शॉट मिल रहा होता है अंदर पूरे पेट का या पूरी जगह का, तो अब वो मास्टर शॉट जो है वो आपको पूरे की पूरी चीज जो है वो अच्छे तरीके से। लर्निंग कर्व थोड़ा सा है, ठीक है, लंबा है, इसको सीखने वालों को टाइम लगता है सीखने में। जाहिर है हमने बात की कि ये गले से शुरू हो रही है और आपके पेट तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सर्जरी करनी है तो आपको कुछ हिस्सा छाती से करना है और कुछ हिस्सा गले से करना है। ओके। अब अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं तो इसका मतलब है एक चीरा आपका पेट पे लगेगा, एक साइड से आपकी छाती खुलेगी और एक साइड से आपकी गर्दन खुलेगी। तो अब जहां एक इंसियन को हम बचाने की कोशिश करते हैं, जब 3 इंसियन होंगे तो उसका पेन बहुत ज्यादा होगा। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और साथ थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, थोरैसिक सर्जन को हम बुलाएंगे भी अपने शो में और वो हमें बताएंगे ये कैसे करते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 सर्जरी की आप कह लें कि टीम्स होती हैं, एक जो नीचे पेट वाला और गर्दन वाला काम करती है वो एक टीम होती है, और एक जो
चेस्ट वाला काम करती है उसको थोरेसिक सर्जन बोलते हैं। तो लेकिन अगर जिस तरह डॉक्टर दानियाल ने कहा अगर, और ये ट्रेंड है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के अंदर, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर, तो जब आप 3 कट लगाएंगे और उसकी मुकाबले में जब आप एक की होल से करेंगे तो मरीज के रिकवरी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। एक चीज जो डॉक्टर दानियाल ने टच की थी, मैं उसको जरूर दोबारा इनसे थोड़ी सी हम वजाहत मांगते हैं, वो ये है कि अगर एक पेशेंट है, बहुत सारा, जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, दरमियान या ऊपर वाले हिस्से का कैंसर है और कीमो और रेडियो मरीज को मिली, अब वो उसकी खुराक बेहतर हो गई, वो जाने लग गया, कैंसर कंप्लीटली खत्म हो गया। अब बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो जब ये इस कंडीशन में आते हैं वो फॉलो अप छोड़ देते हैं। हाँ, वही जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि फॉलो अप होना, वो समझते हैं कि जी कैंसर खत्म हो गया है और अब बस हम ठीक हो गए। लेकिन हमारा आज का प्रोग्राम जो था वो इसोफेगस कैंसर के ऊपर था और डॉक्टर दानियाल और डॉक्टर वजाहत ने आपको बिल्कुल ये बात समझाने की कोशिश की। और एक बात पर हमने बहुत ज्यादा, हमने पहले प्रोग्राम में भी हमने फोकस किया था, इस प्रोग्राम में भी फोकस कर रहे हैं कि आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है और अपने डॉक्टर से ये डिस्कशन जरूर करनी है, बिकॉज इट इज अबाउट योर लाइफ। और जो आपकी पेन है वो आप ही उसको बेयर कर रहे होंगे, कोई और उस पेन को बेयर नहीं करता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप बिल्कुल सही अपनी मॉलेज के पास जाएं, उनसे आप जो भी डायग्नोस है वो देखें, उनको क्योर कैसे होना है, उन चीज़ों को, उनकी प्रिवेंशन कैसे हैं, वो आप उनसे बात कर सकते हैं। मुझे, डॉक्टर दानियल कौर और डॉक्टर वजाहत को आप सर्जन कोई कोई के सेट से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।